यूट्यूबर डकी भाई, उन पे केस हुआ। उनकी मिसेज ने FIA में आके शिकायत की कि उनसे जो है वो पैसे वसूल किए जा रहे हैं। करप्शन की शिकायत आती है तो उस पर बहुत सख्त एक्शन लिया जाता है। डिपार्टमेंटल एक्शन साथ साथ अपने ही FIA लोगों के खिलाफ FIR दी जाती है, वो गिरफ्तार किया जाता है और ऐसी केस स्टडीज बाय नेम अवेलेबल हैं। वो चीज खत्म कर दी है कि काउंटर का प्रोफेशनल ऑपरेटर उठेगा और किसी के प्रोटोकॉल के लिए वो बाहर गेट पे वेट करेगा, उसको लेके आएगा, लेन तोड़ेगा। मिस्टर X के अकाउंट में पैसे एक बंदे से दिलवाएंगे, X से Y को पेमेंट करवाएंगे। सो अपना एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल जो है वो अपने अकाउंट में आए बगैर पैसे इसको रन करेंगे। जिन लोगों के अकाउंट में पैसे भेजे गए होते हैं वो बेचारे भी ला इल्म होते हैं, वो किसी और तरीके से किसी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनके फ्रॉड में फंसे होते हैं। जाने बुझे बगैर कि बाहर जाना है तो किसी लेजिटिमेट तरीके से जाएं, वो कहीं ना कहीं ऐसे तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जो कि फिर उनके लिए मुसीबत का बायस बनते हैं। ये वो इदारा है जो आपके साथ की गई ज्यादती के लिए हमेशा सामने रहेगा, लोगों को बेहतर से बेहतर इंसाफ की फराहमी में किरदार अदा करेगा। डिस्कवर एक्सक्लूसिव की आज के एपिसोड के साथ मैं हूं हफ्सा अली। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक निहायत अहम कौमी इदारे के गिर्द घूमता है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA, जो मुल्क में कौमी सलामती, मौशी जराइम से लेकर इमिग्रेशन के मसाइल तक, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर फ्रॉड तक के खिलाफ एक मजबूत दीवार की हैसियत रखती है। इन्हीं तमाम अमूर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड अली ज़ियाद साहब। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़ियाद साहब मौजूद हैं। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सबसे पहले आप, अगर मैं आपके बैकग्राउंड की बात करूं, आप आर्मी में एज अ कैप्टन थे। जी बिल्कुल। उसके बाद आपने पुलिस सर्विस ज्वाइन की और अब इधर एज अ डायरेक्टर लाहौर FIA जोन में आप सर्व कर रहे हैं। आर्मी छोड़ के पुलिस सर्विस कैसे ज्वाइन की? बेसिकली आर्म फोर्सेस का एक गिवन कोटा है 3 सर्विसेज के अंदर, जिसमें पुलिस सर्विस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और फॉरेन सर्विस है। और उसके अंदर जो है आर्म फोर्सेस के जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान एक कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन की बेस पे फर्दर सर्टन कोटाज और सर्टन प्रीरेक्विजिट्स हैं। पहले आपको आर्मी की सर्टन स्टैंडिंग के ऊपर आपको सिलेक्ट किया जाता है, फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपका इंटरव्यू करता है, उसकी बेस पे ये सिलेक्शन होती है। तो समहाउ अबव ऑल, जिसको हम कहते हैं हमेशा किस्मत, कि आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और मैंने तकरीबन 2001 में मैं पास आउट हुआ और आर्मी में जो है तो 4.5 साल सर्व करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली। और इसके बाद जो है फिर मैंने पुलिस के अंदर तमाम डिफरेंट असाइनमेंट्स पे अपनी ASP शिप से लेके CPO फैसलाबाद तक मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे मैंने काम किया। प्रमोशन पे DIG लीगल और DIG ऑपरेशंस पंजाब रहा और अल्टीमेटली कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पे FIA में हूँ अभी आपके सामने। पुलिस ऑफिसर से फिर डायरेक्टर FIA बनने तक का सफ़र कैसे तय किया? मुझे लगा कि शायद अपनी ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है कि हम जो एक ऐसा इदारा जिसमें पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं और एक नए तरीके से चीज़ों को देखा जाता है, वहाँ ज्वाइन किया जाए और कुछ नया सीखा जाए। सो इस चीज़ को सीखने के लिए और ज़ाती तौर पर मैं कहूँगा कि शायद अपनी शख्सियत में थोड़ा मज़ीद निखार लाने के लिए या मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, मज़ीद सीखने के लिए FIA को ज्वाइन किया। क्योंकि FIA का काम जो है, इट्स अ फेडरल एजेंसी, वाइट कॉलर क्राइम से डील करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से डील करती है, इमिग्रेशन से डील करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सीखने का मौका मुझे इससे पहले नहीं मिला। तो लिहाजा मेरे लिए एक किक थी, मेरे लिए एक जैसे कहना चाहिए एक नया एक एवेन्यू था कि जहाँ दोबारा से कुछ चीज़ों को सीख के शायद मैं कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकूँ। FIA में तैनात होने के बाद आपकी स्ट्रेटेजिक तरजीहात क्या रही? किसी भी पब्लिक को रिलीफ देने के लिए, जो कि हमारा एक प्राइम मैंडेट होता है, जो हमारा क्लाइंट है जिसके लिए आपने काम करना है, बहुत ज़रूरी है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें। तो सबसे पहले तो मेरी जब मैंने समझा इस चीज़ को, पहले तो कुछ महीना 1.5 भर लगा, जिसमें एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर खुद मैंने इन चीज़ों को जांचा कि इसमें ऐसा क्या नया है और किस तरह से मुझे आके लेके चलना है। सो मुझे लगा कि सबसे पहले तो ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, चूँकि कानून तो शायद वही रहता है एक मुल्जिम के और एक कानून नाफिज करने वाले के दरमियान जो एक टग ऑफ वॉर है, उसमें टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आता जाता है। सो लिहाजा कोशिश की कि उस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेनिंग पे जोर दिया जाए। उसके बाद एक मैंडेट पे रहने को बहुत तरजीह दी मैंने कि जो कानून के अंदर, दायरे के अंदर रहते हुए मैंडेट FIA को दिया गया, उस पर अपने आप को स्ट्रिक्टली बाउंड किया जाए, एज पर बुक, एज पर लॉ चला जाए। तीसरी चीज़ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेरिट बेस्ड पॉलिसी। ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए प्रायोरिटी रही है, थी और रहेगी। आपने भी मैंडेट की बात की, मुझे बताया गया FIA की तरजीहात क्या है, मैंडेट क्या है? FIA जो है बीइंग अ फेडरल एंटिटी, आप इसको फेडरल पुलिस भी कह सकती हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फेडरल पुलिस का दर्जा रखती है। सबसे पहले तो इसकी जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि आपने
जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या स्मगलिंग है उसके ऊपर आपने फोकस करना है। हमारा एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है जो कि इस तरह के वीज़ा फ्रॉड और जिन लोगों को फ्रॉड के ज़रिए बाहर ले जाने की कोशिश की जाती है या लोगों को वीज़े के नाम पे धोखा दे दिया जाता है, उस पर काम करना होता है। फिर इमिग्रेशन हमारे पास एक बहुत अहम हमारा एक सेल है, हमारा एक यूनिट है जो मुल्क से बाहर जाने वाले जो लोग हैं हमारे और मुल्क में अंदर आने वाले लोग हैं, इनकी मूवमेंट, इनका लीगल डॉक्यूमेंट पे बाहर जाना, मुल्क में आना, इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है जो कि जितने भी फेडरल इदारे हैं उनके अंदर किसी तरह की भी अगर ऐसी कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट या ऐसी किसी प्रोसीजरल लैप्स या किसी ऐसी इख्तियारात से तजावुज़ की बात होती है तो वो उनके अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं। इसके बाद कमर्शियल बैंकिंग सर्कल है हमारा जो कि बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड्स हों या कोई विलफुल डिफ़ॉल्ट के केसेस हों उस पर फोकस करता है और उसके बारे में उसके पास कॉग्निजेंस पावर है। फिर हमारा हम उसे CCC कहते हैं, इट्स अ कोऑपरेटिव क्राइम सर्कल कि जो भी एंटिटीज़ जो कि किसी अथॉरिटी के अंडर, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कोई अथॉरिटी है उसके अंडर ऑपरेट करती हैं और वो लोगों के साथ कोई फ्रॉड करती हैं या कोई ऐसी चीज़ें करती हैं उनके अगेंस्ट हम प्रोसीड करते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल हमारा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, हवाला हुंडी जो है वो भी हमारा एक सर्कल डील करता है। तो इस तरह की जो आप चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बेसिकली इनको वाइट कॉलर क्राइम की एंटिटी में आप डाल सकते हैं। अभी आपने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की, मुझे इस हवाले से बताएगा, हम आए रोज़ खबरें देखते हैं कि FIA ने इतने लोगों को पकड़ा, मुझे बताएगा आप लोग पकड़ते भी हैं, कार्रवाई भी होती है, लेकिन वो ग्रुप्स अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे। बदी और नेकी का सिलसिला जो है ना वो इस दुनिया के साथ शुरू हुआ और दुनिया के साथ ही ख़त्म होगा। क्रिमिनल की मिसाल है, वो एक टग ऑफ वॉर की दो ग्रुप्स की तरह है, एक तरफ क्रिमिनल है, एक तरफ लॉ इन्फोर्सर है और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो दरमियान में जो उसके एक रेड मार्कर है वो लॉ इन्फोर्सर उसको पुल करे और अपनी तरफ लेके आए ताकि क्रिमिनल की तरफ वो चीज़ ना जा सके। हमने इसी साल तकरीबन 1100 के करीब FIR दर्ज की, 4000 के करीब मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने की, तकरीबन 530 मिलियन की तो वो रिकवरीज हैं जो इन इंक्वायरीज़ के बदले लोगों को इनके ट्रैवल एजेंट से वापस की। ये पैसा है जो लोगों को वापस किया। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स को रोक लिया गया होने से जो कभी नज़र नहीं आते, चूँकि वो रुक जाते हैं, ऐसे बहुत सारे गैंग्स पकड़े जाते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बैरून मुल्क जो है वो बदनाम हो सकता था। आप लोग जब कार्रवाई करते हैं, आप लोग पकड़ते हैं एजेंट्स को, जो उनके ऊपर जो इनको ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो इनके बॉसेस होते हैं, उन तक कार्रवाई की जाती है, उनको पकड़ा जाता है ताकि इन ग्रुप्स को सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, इसमें ये होता है कि ये जो चेन है इसकी कहीं ना कहीं कड़ी टूट रही होती है और वो टूटती कहाँ है, जहाँ पे मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर बैठे लोगों की कनेक्टिविटी आती है। जैसे मैंने पहले बताया, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेट्स से एक बंदा कहीं पे इन्वॉल्व हुआ है या कोई हमारे पास एक सरफेस हो गया या हमारी तफ्तीश में एक बंदा अरेस्ट किया है, तो हम पूरा उसके पीछे चेन तक जाते हैं कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात बता सकता हूँ जहाँ पे आप हैरान होंगे कि इसकी मनी के साइकिल किस तरह चलते हैं। मसलन हमने एक केस यहाँ पे अभी पकड़ा, एक आदमी ऑनलाइन लोगों से वीज़ा लेके कैनेडियन नेशनलिटी के नाम पे उनसे वीज़ाज लेता है, उसके बाद वो किसी एक बंदे को TCS करवाता है, वो बंदा उसके वीज़ाज पकड़ता है, वो एक नेक्स्ट बंदे को भेजता है जो उनको मेडिकल के लिए एक जगह पे बुलाता है। और आप हैरान होंगी कि जो ये लोगों को फ्रॉड करने वाले हैं ये भी आपस में उस तरह से लिंक नहीं है फिजिकल बैरियर्स के थ्रू, मतलब फिजिकल इंटरेक्शंस के ज़रिए। ये भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से चेन ब्रेक करके ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं और ऑनलाइन इनकी ट्रांजैक्शंस जा रही होती हैं जिनको फिर ट्रैक किया जाता है। बट जैसा मैंने पहले कहा आपसे, ये टग ऑफ वॉर है। क्रिमिनल अपनी टेक्निक्स करते हैं, हम अपनी टेक्निक्स करते हैं और कहीं ना कहीं हमारा हमेशा से फोकस यही होता है कि सिर्फ हम पत्तों को ना काटें, हम जड़ों तक पहुँचें। और कई बार हम पहुँचते हैं, लेकिन आपको पता है कि फिर सिस्टम में यही लोग राजीनामे करके बाहर भी आ जाते हैं, फिर सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। सो अगेन मैं इसको यही समराइज करूँगा, चलता रहता है। इट्स अ टग ऑफ वॉर जिसमें हम हारना तो दूर की बात, थकना भी शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, फिर दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक तो वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके लोगों को इलीगल तरीके से बाहर बेचते हैं, फिर जब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, वहाँ पर 100 पैसे लेते हैं। दूसरा वो जो बाहर भेजने के नाम पर पैसे उनसे वसूल करते हैं और फिर उनको बाहर भेजते नहीं है, पैसे लेके फरार हो जाते हैं। जी बिल्कुल। इस पर FIA क्या कार्रवाई कर रहा है? पहली बात तो ये है कि देखें जी कि जो पहली कैटेगरी आपने कही, जो लोगों को बाहर ले जाते हैं, वो भी जो लोग में से मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज बाहर जाती है, कुछ लोग वहाँ से पकड़े जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं। बाज़ लोगों को जिन शराइत पे ले जाया जाता है उनको आगे जाके मालूम होता है कि वो शराइत उनसे पूरी नहीं की गई, सो वो भी लोग अल्टीमेटली FIA के पास ही एज अ कंप्लेनेंट आते हैं। और दूसरी वो कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके साथ लोग फ्रॉड कर देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। आप अगर एक दिन यहाँ पे ऑफिस में मेरे साथ गुजारें और आप ऐसी कंप्लेंट को सुने तो आप हैरान होंगी कि लोग दफ्तर तो दूर की बात,
लोग इनको ऑनलाइन और हेयर से के ऊपर अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए, हमारे लिए तो बहुत आसान काम होता है कि जिस आदमी ने किसी एक लेजिटिमेट ऑफिस में ऑपरेट किया होता है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कंप्लेनेंट्स ने या तो ऑनलाइन इनसे फ्रॉड हो चुका होता है या महल्ले गाँव में किसी ऐसे बंदे के हाथों में फंस चुके होते हैं जो कि टेम्परेरी वहाँ पे रिहाइश पजीर होता है, फिर वहाँ से भाग जाता है। सो ऐसी कोई सूरत हाल अगर सामने आए तो वी फॉल वेरी हैवी ऑन टू इट, और ऐसे बंदे को फिर हम नहीं भागने देते। जैसे कि आपने बात की कि ज़्यादातर फ्रॉड जो है वो ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, मुझे बताएगा फिर आप इस फ्रॉड को रोकने के लिए ऑनलाइन क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास चूँकि कुछ इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं जो अगर मैं खुल के यहाँ बात करूँगा तो शायद वो टेक्निक्स हमारी सामने आ जाती हैं, वो जेपरडाइज हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ जो लोग भी बेहतर करते हैं और मैं यहाँ पे एजुकेशन के लिए बताना चाहूँगा जरूर कि वो पैसे इनको अक्सर लोग इतनी समझदारी करते हैं कि वो इनको थ्रू फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स ट्रांसफ़र करते हैं। एंड द टेक्निक दे यूज इज़, ये लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे कि ऐसे जो फ्रॉडलेंट लोग हैं वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसे नहीं मंगवाते, वो एक चेन चलाते हैं। लेट्स से वो मिस्टर एक्स के अकाउंट में पैसे एक बंदे से दिलवाएंगे, एक्स से वाई को पेमेंट करवाएंगे, सो अपना एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल जो है वो अपने अकाउंट में आए बगैर पैसे इसको रन करेंगे। सो देन फिर हमारे लिए ट्रैकिंग होती है कि जहाँ जहाँ ये ट्रांजैक्शंस गई होती हैं हम वहाँ उन लोगों को हम वी ऑपरेट अगेंस्ट देम। और उसमें शाज़ो नादर ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं जहाँ जिन लोगों के अकाउंट में पैसे भेजे गए होते हैं वो बेचारे भी ला इल्म होते हैं, वो किसी और तरीके से किसी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनके फ्रॉड में फंसे होते हैं। काइंडली आप कोशिश कीजिए कि जब आप किसी के साथ एक डायरेक्ट डील में होते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसी के आईडी के अगेंस्ट उसी के सर्टिफाइड अकाउंट्स में आप पैसे जमा करवाएं, क्योंकि दैट वुड समथिंग जो अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाता है तो हमारे लिए एक एजेंसी के लिए बहुत बड़ा टूल होती है डायरेक्ट बंदे को अरेस्ट करने का। अच्छा, अगर मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से आपसे बात करूं तो जो गुजरांवाला डिवीजन है, गुजरात का एरिया हो गया, मंडी बहाउद्दीन हो गया, यहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस सामने आते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। इन एरिया से लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो क्या आप लोग वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ पे इन ग्रुप्स को तोड़ रहे हैं? सो बेसिकली ये है कि आज से 3 से 4 डेकेड पहले बहुत सारे लोग मुख्तलिफ एरिया से बाहर गए, लेजिटिमेट तरीके से गए, वहाँ पे सेटल हुए। अब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन उनके उन मुल्कों में है। सो जब हमारे यहाँ के बच्चे, यंगस्टर्स आजकल देखते हैं उनको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी वो तो बाहर एक सर्टेन तरह के एनवायरनमेंट में फ़ोटो पोस्ट कर रहे होते हैं, तो शायद यहाँ पे लोगों को लगता है कि वहाँ पे शायद एक बहुत रोज़ी पिक्चर है और वो ऐसी पेंट भी की जाती है। सो समहाउ नौकरियों के लिए, पैसा बनाने के लिए एक ट्रिगरिंग इफेक्ट सा क्रिएट हो जाता है। और ये जाने बुझे बगैर कि बाहर जाना है तो किसी लेजिटिमेट तरीके से जाएं, वो कहीं ना कहीं ऐसे तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं या ट्रैप हो जाते हैं, ऐसे तरीकों की नज़र हो जाते हैं जो कि फिर उनके लिए मुसीबत का बायस बनते हैं। सो मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूँगा कि जैसे पहले भी मैं बहुत लाउडली से कहता हूँ कि लोगों का बाहर जाना, एक स्किलफुल लेबर का बाहर जाना, हमारे स्टूडेंट्स का बाहर जाना हमारे लिए एक रेमिटेंस है इस मुल्क के लिए, लेकिन उसको लेजिटिमेट तरीके से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं अक्सर कॉल सेंटर्स इलीगल काम कर रहे होते हैं, FIA इन पर किस तरीके से कार्रवाई कर रही है और कर चुकी है? हमारी एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि मैंडेट है इस चीज़ को देखना। मुख्तलिफ केसेस में हमारा कहीं ना कहीं इनके साथ एक ताल्लुक वास्ता रहता है। कोई भी कॉल सेंटर एज सच पूरा का पूरा एक सर्टन एक क्राइम बेस्ड सारे उसमें कॉल सेंटर के सारे जो हेड्स हैं वो काम नहीं कर रहे होते। ये खास तरह के पैटर्न से चंद अपने डेस्क या यूनिट को फ्रॉडस्टर्स उनको ऑपरेट करवाते हैं, और उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि मुख्तलिफ कॉल्स आ जाती हैं, व्हाट्सएप हैक हो जाता है, पिन कोड्स हम दे बैठते हैं, और बहुत हमारे पढ़े लिखे लोग भी ये चीज़ें कर जाते हैं। साथ के साथ ये चीज़ें हमें ये भी आश्कार हुई मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस में कि सिर्फ ये यहाँ पे काम नहीं कर रही। कुछ साउथ ईस्ट एशियन ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन लोगों के कैंप्स बना के ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इन लोगों को ले जा के वहाँ से भी इन कॉल सेंटर्स को ऑपरेट किया जाता है। सो दोनों सूरतों में इसको टेक्निकली ट्रेस किया जाता है, हमारी साइबर क्राइम से ट्रेस करती है, बट हमारे लिए इस वक्त ये तो अहम है कैसे इन पे खिलाफ होता है। ये बहुत जानना अहम है कि आजकल आप जिस बैंक को कॉल करें वो आपसे कहता है कि अपना पिन मत दीजिए, व्हाट्सएप का पिन मत दीजिए। ये मुख्तलिफ ऐसे वेब लिंक्स आपको भेज देंगे जिसमें आपको आएगा कि जी आपका कोई पार्सल रिसीव हो रहा है, इसको आप क्लिक कीजिए, आपने को ऑनलाइन ऑर्डर किया है, इसको क्लिक कीजिए, डिटेल्स डालिए। इनवेरिएबली हमारे लोग मुख्तलिफ तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें की होती हैं और लोग पे फंस जाते हैं।
सो बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी में से कॉल सेंटर या कोई भी फ्रॉड अनटिल अनलेस आपने खुद गलत बटन प्रेस नहीं किया, वो आपके डाटा के अंदर हैक नहीं कर सकता। अच्छा, आपने भी NCCI की बात की, मुझे बताएगा कि जब से NCCI बनी है तब से तनाज़ात का शिकार है मुख्तलिफ। रिसेंटली एक वाक़या हमारे सामने आया मारूफ यूट्यूबर डकी भाई का, उन पर केस हुआ, फिर उनकी मिसेस ने FIA में आके शिकायत की कि उनसे जो है वो पैसे वसूल किए जा रहे हैं NCCI अफसरान की जानिब से। FIA ने उस पर कार्रवाई की और उन अफसरान को गिरफ्तार किया। इस हवाले से बताएगा। पहली बात तो ये कि इट्स एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, और मेरा ख्याल है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन पे ऐसी बात करना कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टिगेशन के जो है एंड रिजल्ट्स पे असरअंदाज हो सकता है। इट्स वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, बट अगेन वंस अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, बेसिकली ये भी हमारे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को जाहिर करता है। जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा कि तमाम फेडरल इदारे जहाँ पे करप्शन की कंप्लेंट हो तो FIA उसके अगेंस्ट ऑपरेट करता है और FIR दर्ज करता है। इस सूरत में भी ऐसा किया गया। उनके अपने पर्टिकुलर केस के क्या मेरिट्स हैं वो तो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बता सकता है, बट हम उनकी कंप्लेंट पे ऑपरेट करते हुए जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें किसी की तरफ से पाई गई उसको ना वो इदारा ऑन करता है ना हम ऑन करते हैं। इसमें मैं आपको चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, या जो हमारा साइबर के खिलाफ लड़ने के लिए जो इदारा है, आप यकीन कीजिए कि नो अदर ओपिनियन, वो ये फ्यूचर है इस मुल्क का। कहना चाहूँगा कि ये जो इदारा है इसका फ्यूचर, इसमें जो अच्छे अफसरान हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इस साइबर क्राइम के खिलाफ फाइट करने के लिए। सो कहीं ना कहीं गलती या मस्ती लोगों से होती है और वहाँ पे तदारक करने के लिए इदारे बैठे हैं जहाँ पे वो इसकी कॉग्निज़ेंस लेते हैं इसकी। मुझे बताएगा, साइबर क्राइम के हवाले से साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ख़वातीन के साथ उनको बहुत तंग किया जाता है, कई तरह से ट्रोलिंग होती है ऑनलाइन। अगर कोई आपके पास आता है दरख्वास्त लेके तो आप क्या फिर NCCI को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं? हमारी उनके साथ एक कनेक्टिविटी है, डायरेक्टर टू डायरेक्टर और कंप्लेंट सेल टू कंप्लेंट सेल। हम उनको सिंपली ये कह के यहाँ से नहीं भेज देते कि आप यहाँ से चले जाएं, फलां ऑफिस चले जाएं। प्रॉपर यहाँ से उनकी कंप्लेंट को वहाँ फॉरवर्ड किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, टेलीफोनिकली उनका रब्ता कराया जाता है और कोशिश की जाती है कि अगर कभी गलत-उल-आम में वो लोग समझते हैं कि FIA ही इसको देख रही है तो हम उनको आगे गाइड करें और उस ऑफिस तक उनकी रसाई करवाएं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपसे इमिग्रेशन के मसाइल के हवाले से, हम देखते हैं कि वीज़ा फ्रॉड होता है लोगों के साथ, और जो अक्सर हम देखते हैं प्रोटोकॉल के नाम पे लोगों को अक्सर जो है एयरपोर्ट पे फैसिलिटेट किया जाता है। प्रोटोकॉल जो है मैं समझता हूँ कि उसको कम से कम होना चाहिए और उस प्रोटोकॉल का दायरा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए फॉर द जनरल पब्लिक। इस चीज़ के ऊपर हमारी FIA लाहौर जोन की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। लेन ब्रेकिंग और प्रोटोकॉल्स स्ट्रांगली डिस्करेज किया जाता है, उसका प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया है। जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं है, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया है। इसमें हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जर्नल और पर्सन स्पेसिफिक प्रोटोकॉल ख़त्म करके हम वही टाइम जो है एक काउंटर पे पब्लिक की क्लियरेंस को कम से कम करके वो प्रोटोकॉल तमाम लोगों को दें। इमिग्रेशन पे हम एक टाइमलाइन रख रहे हैं जो कि आने वाले लोगों के लिए 5 से 10 मिनट क्लियरेंस के लिए और जाने वाले लोगों के लिए फ़िलहाल हम 45 to 50 मिनट तक पहुँचे हैं। अगर पूरा आपका हॉल भरा हुआ है, इट्स कंप्लीटली फिल्ड, तो फिर एंड बंदे पे हम ये टाइम स्टॉप वॉच ऑन करके कैलकुलेट करते हैं और इसको हम मजीद से मजीद बेहतर करना चाह रहे हैं। हमने अपने की पॉइंट इंडिकेटर्स में एक काउंटर ऑपरेटर्स के लिए ये हमने एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर रख दिया है। हमारा एक काउंटर ऑपरेटर जो है वो दिन में तकरीबन 300 से लेके 550 तक लोगों की इमिग्रेशन करता है। अच्छा, उसमें हमने वो चीज़ ख़त्म कर दी है कि काउंटर का प्रोफेशनल ऑपरेटर उठेगा और किसी के प्रोटोकॉल के लिए वो बाहर गेट पे वेट करेगा, उसको लेके आएगा, लेन तोड़ेगा और वो ऐसा ख़त्म हो गया। और इसमें बहुत सारा रोल क्रेडिट पब्लिक को जाता है। पब्लिक एजिटेट करती है, कहीं ऑफिशियल डेकोरम्स हो, कहीं कोई ऐसी चीज़ें हो तो उनको प्रॉपर ऑफिशियल वे से किया जाता है और कोशिश की जाती है कि उसके लिए भी ऐसे पैटर्न रखे जाएं कि जिससे बाकी लोगों की दिल आज़ारी ना हो। अली साहब, अभी रिसेंट टाइम्स में जो है वो ऑफलोडिंग का एक वाक़या सामने आया, बहुत सारा जो है इस पर एक पैनिक क्रिएट किया गया कि लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। इस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इसके हवाले से बताएगा सारा मैटर क्या था? पहली बात तो ये है कि देखें जो एक ट्रैवलर है, एक लीगल डॉक्यूमेंट में ट्रैवल कर रहा है, उसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डेली बेस पे सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट में हमारे तकरीबन 18,000 से 20,000 के करीब लोग जो हैं वो इस मुल्क में आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और अब तक तकरीबन
अगर तमाम एयरपोर्ट का डाटा दूँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट से कमोबेश इस मुल्क से बाहर गए या इस मुल्क के अंदर आए। सो लेस देन 0.6% ऐसे लोग हैं जिनको मुख्तलिफ वजूहात की बना पे बाहर जाने से रोका गया। उसमें टेक्निकल रीजंस भी हैं, कभी इमिग्रेशन हो गई, जैसा स्मॉग था जनवरी में इन दी स्टार्ट ऑफ द ईयर, फ्लाइट नहीं हुई या कुछ ऐसा रहा कि एयर स्पेस के इशू रहे, और बहुत सारी कैटेगरी हैं, लोग NOC नहीं लेके जाते, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं। हमने ऐसे लोग पकड़े जिन्होंने फॉइज डॉक्यूमेंट भेजाने की बाहर कोशिश की, तकरीबन 300 करीब ऐसे लोग पकड़े, उनको हमने ना सिर्फ रोका बल्कि उनके खिलाफ FIRs भी दी हमने। सो बहुत सारे ऐसी रीजंस हैं। इसमें कुछ परसेंटेज उन लोगों की है जो कि विजिट के नाम पे या वर्क के नाम पे बाहर जाना चाहते हैं, उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते या रिक्वायरमेंट मीट नहीं करे। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। मसलन बाज़ मुल्कों में लोग मजहबी रसूमात के लिए गए और वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर दी। ऐसे बहुत सारे लोग डिपोर्ट हुए, उनका डाटा एंटर हो गया और रिपीटेड उन्होंने अटेम्प्ट्स की, उनको डेफिनेटली फिर नहीं जाने दिया गया क्योंकि उन मुल्कों ने गिला किया। उस वजह से हमारे ऊपर वीज़ा की बहुत सारी बंदिशें लगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की भी बदनामी हुई, पासपोर्ट के ऊपर आपके फ़र्क पड़ता है। ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जिनका आपको 24 से 48 घंटे में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाता था, अब आप उनका वीज़ा नहीं आप ले सकते हैं। इसके बाद ऐसे लोग जो टूरिज्म के नाम पे सर्टन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाते हैं या ट्रांजिट कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे ह्यूमन स्मगलर्स उनको ये कहा होता है कि यहाँ पे आप कुछ ऐसा जॉब करवाएंगे, टूरिज्म के नाम पे आप जाएं, विजिट के नाम पे जाएं, फिर आगे आपका वीज़ा किसी यूरोपियन कंट्री का लगवा देंगे। सो वहाँ पे या तो लोग पकड़े जाते हैं या अल्टीमेटली मुख्तलिफ तरीके से जाके फाइनली सी रूट से जाने की कोशिश में फिर आपने ब्रिटानिया और ग्रीस पोर्ट जैसे इंसिडेंट देखे जहां अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। लिबिया भी रिसेंटली हुआ भी। सो या ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहां पे लोग स्कैमिंग के लिए इनको ले जाया गया रिक्रूट करके और वहां पे हॉस्टेज हुए। 400 के करीब ऐसे लोग मुख्तलिफ जगहों से वहां पे उनकी लॉ एनफोर्समेंट ने रिलीव करवाए जो यहाँ डिपोर्ट हुए। सो ये चीज़ कोई बहुत लेमैन के तौर पे नहीं की जाती। एक रिस्क असेसमेंट यूनिट है जो प्रॉपर इसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करती है और हमारे पास प्रॉपर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की इन्वेस्टिगेशन के जरिए पूरा डाटा अवेलेबल होता है। उसकी बेस पे ये ऐसे सख्त फैसले किए जाते हैं और डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी डॉक्यूमेंटेशन या बाकी उनके प्रीरेक्विजिट पूरे नहीं होते। सो इससे पैनिक इसलिए क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि FIA जो कामयाबी के साथ ऐसे काम कर रहा है जिससे बाहर के मुल्कों में हमारी पजीराई हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज अच्छा कह रही हैं हमारे इस इमिग्रेशन रजीम के बारे में, उस फिल्टर को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, प्रेशर में लाया जाए, उसके अंदर बिला जाए पैनिक क्रिएट किया जाए। ऐसे भी वाकयात हमने पकड़े जहाँ पे लोगों ने फिर FIA के नाम पे इनसे पैसा लेने की कोशिश की और लिया, फिर वी अरेस्टेड देम। सो ये इस पैनिक से कहीं ना कहीं जो वेस्टेड ग्रुप्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचता है। सो मैं यहाँ आपके प्रोग्राम की वसातत से कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नया नहीं किया गया, ऐसा कोई नई अमेंडमेंट नहीं है, ऐसा कोई नई इनकन्वीनियंस नहीं पैदा की गई। आपने अपने इदारे के अंदर करप्शन के लिए, उसके खात्मे के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं? पहली बात तो ये कि आपने जो पहले अपना क्वेश्चन किया उसमें यह है कि ऐसे वाकयात को अगर मैं यहाँ आउटराइटली कहूँगा कि नहीं जी बेतो फिगर पॉइंटिंग बिल्कुल गलत है, तो मेरा ख्याल है मैं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश को ख़त्म कर रहा हूँ। सो इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा हमें ओपन होना पड़ता है ऐसी कंप्लेंट्स को, लेकिन दूसरी तरफ भी स्टोरी सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग पे नहीं होनी चाहिए। आज हम जब यहाँ बैठे हैं, आप इस ऑफिस में आई होंगी, लोगों को आपने भी सुना होगा, कहीं ना कहीं आपको एहसास हुआ होगा कि ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, कोई लोग बैठे हैं जो लोगों को सुन रहे हैं। अब यहाँ मैं आता हूँ आपके सेकंड क्वेश्चन पे कि अगर ऐसी करप्शन की शिकायत आती हैं तो उस पर बहुत सख्त एक्शन लिया जाता है। डिपार्टमेंटल एक्शन साथ साथ अपने ही FIA लोगों के खिलाफ FIR दी जाती हैं, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और ऐसी केस स्टडीज बाय नेम अवेलेबल हैं जिनमें लोगों को हमारे ही अपने लोगों को हमने अरेस्ट किया। रीज़न क्या है? क्राइम कोई भी करे उसके खिलाफ एक्शन लीगल भी होगा और डिपार्टमेंटल भी होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम ऐसा पोर्ट्रे नहीं होना चाहिए कि जो लोग उसी इदारे के अंदर एक लॉ अबाइडिंग और एक अपने एक इज्जत और अपनी एक ग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इसका असर नहीं आना चाहिए। आप लोग इंटरपोल के जरिए किस तरीके से मुजरिमान को या मुल्जिमान को वतन वापस लाते हैं? इसके ऊपर पूरा एक सिस्टम है जिसको हम MLA म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस भी कहते हैं। इसके तहत सिविल वारंट्स होते हैं, रेड वारंट्स होते हैं। FIA जो है खुद रिप्रेजेंटेटिव है इंटरपोल की पाकिस्तान में, और कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है हमारी मुल्कों के साथ, जिन मुल्कों के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है बोथ वेज, यानी उनका मुल्जिम अगर यहाँ पे है तो हम उनको देंगे, हमारा मुल्जिम वहाँ पे तो वो हमें देंगे। सो प्रॉपर एक पेपर वर्क करके प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसके ज़रिए उनके रेड वारंट्स इशू होते हैं।
वहाँ पे उन मुल्कों में उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, हमें इंटीमेट किया जाता है और FIA ही उसके अंदर वो लिंच पिन है जो जाके इन मुल्ज़मान को वापस मुल्क में लाने का बाइस होती है या वो सारा रोल प्ले करती है। अली मुझे बताएगा कि FIA के जो मुख्तलिफ विंग्स हैं जैसे कि एंटी करप्शन हो गया, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, कौन से विंग पे आप समझते हैं सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल दबाव है और रहा? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एंटी करप्शन, इन दोनों में बहुत दबाव है क्योंकि वीज़ा फ्रॉड के बहुत सारे केसेस आते हैं और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो फेडरल इदारों की करप्शन की फिंगर पॉइंटिंग करते हैं। सो बाकी ओवरऑल इमिग्रेशन तो चले एक डिफरेंट प्रोसेस है, बट ये दो हमारे वो सेल्स हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमेशा जो कि इन द लाइन ऑफ फायर रहते हैं। अच्छा, जैसे कि FIA एक बहुत बड़ा इदारा है, हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं इधर, मुझे बताएगा जब इस तरह कोई हाई प्रोफाइल केस आता है उसमें ऑब्वियसली सियासी दबाव होता है, तो उस चीज़ को किस तरीके से कैटर करते हैं आप लोग? थंब इज ऑलवेज सेम। हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पे लोग फर्स्ट अवेलेबल पर्सन को कांटेक्ट करते हैं जिसको हम समझते हैं कि इसकी रसाई किसी सरकारी इदारे तक हो सकती है, लेकिन आप जब खुद गलत नहीं करेंगे एज अ पर्सन, एज एन इंस्टीट्यूशन, कोई बंदा किसी तरह से आपको गलत मोल्ड नहीं कर सकता। और जो ओवरऑल एक स्टेट का एक सिस्टम होता है, जो गवर्नेंस का एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, आप जो मर्जी कह दीजिए, जो मर्जी परसेप्शन हो, अगर आप खुद कानून के मुताबिक एक प्रॉपर प्रोसीजर के मुताबिक आप मेरिट फॉलो कर रहे हैं तो कोई बंदा भी आपको उससे डिट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करता। हाँ, प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप खुद अपने सिस्टम के अंदर इफ्स एंड बट्स रखते हैं, एक्सेप्शंस रखते हैं। जब आप एक्सेप्शंस क्रिएट करते हैं तो फिर लोग उस एक्सेप्शंस के लिए क्लेम करते हैं। अगर मैं एक्सेप्शन अपने भाई के लिए क्रिएट करूंगा तो मेरा कज़न वो एक्सेप्शन मांगेगा, कज़न के लिए क्रिएट करूंगा दोस्त मांगेगा, दोस्त के लिए करूंगा कॉलीग मांगेगा। इफ़ यू डोंट क्रिएट एन एक्सेप्शन नोबडी विल आस्क फॉर इट। FIA में आप मज़ीद क्या इस्लाहात लाना चाहते हैं? एक बड़ा सादा सा सवाल होता है पर जवाब इसका बहुत मुश्किल है। एक इदारा जो है वो ऑलरेडी अपने मैंडेट, अपनी पेस पे काम कर रहा होता है। पहली बात तो इदारों को शख्सियात का ताबे होना ही नहीं चाहिए। इदारा खुद इतना मजबूत हो कि वो अपनी एक गिवन मैंडेट पे चलता जाए और उस पर काम करता जाए। मेरी कोशिश ये है कि जो हमारा मैंडेट है हम उस पर कायम रहें, जो हमारा काम है उसको हम नेक दिली से करें, लोगों को रिलीफ दें, इवॉल्व करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी गलतियां पहचानें, उनसे सीखें और जो डिजिटाइजेशन की तरफ इस्लाहात हो सकती हैं रिकमेंड भी करें और जो हम कर सकते हैं हम करें। एट द एंड ऑफ द डे इस इदारे की नेक नामी के लिए हम अपने आप को पब्लिक के सामने ओपन करें। टोटल मेरा फोकस ये था कि हम अपने आप को ओपन करें, हम लोगों के सामने खुल के बताएं कि ये वो इदारा है जो आपके लिए हमेशा खड़ा है, ये वो इदारा है जो आपके साथ की गई ज़्यादती के लिए हमेशा सामने रहेगा और लोगों को बेहतर से बेहतर इंसाफ की फराहमी में किरदार अदा करेगा। मुझे बताएगा जब से आप इधर FIA में तैनात हुए हैं किस तरह के चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा और ओवरकम कैसे किया? सामना अभी भी करना पड़ रहा है, चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते हैं और मैं समझता हूँ कि किस तरीके से सामना कर रहे हैं फिर? कंसिस्टेंसी से। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपकी ताकत जो है आपके मसल्स में नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। लड़ते रहें, चलते रहें, रुकावटें हल होती जाती हैं। चैलेंजेस जब आना बंद हो जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि आप सुकूत की हालत में आ गए हैं और कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है कि आपको चैलेंज नहीं आ रहा। चैलेंज आना चाहिए क्योंकि आप जिस सिस्टम में रहते हैं वहाँ सप्लाई एंड डिमांड का बहुत बड़ा गैप है। जो पब्लिक हमसे चाह रही है शायद हमारी इस्तात उतनी नहीं होगी, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है आपके काम ना करने का। जैसा मैंने पहले बताया आपको, मेरे लिए चैलेंज था कि लोग मेरे दरवाजे पे अगर आते हैं एक गवर्नमेंट की निशानी समझ के, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी दाद रसी करनी है, जिसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना है। हमें मैंडेट से नहीं हटना, हमें मेरिट पे चलना है। आपने अगर मेरिट का प्राइस टैग अपने माथे पे लगा लिया है तो ये चैलेंज आहिस्ता आहिस्ता खुद ही साइड पे होते जाएगा। अभी आपने वीज़ा फ्रॉड की बात की थी, मुझे बताएगा वीज़ा फ्रॉड के हवाले से मुझे बताएगा कोई बहुत एक्सेप्शनल केस अभी तक आपके सामने आया हो इसने आपको हैरान कर दिया हो? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन आपने इसमें बात की, रिसेंटली अभी हमने एक केस ट्रैक किया कि लोग अपने पासपोर्ट एक कैनेडियन नेशनलिटी के लिए एक ऐसे बंदे को भेज रहे हैं जिसको कभी मिले नहीं हैं, ऑनलाइन उसका एक्सेस ली, और वो बंदा उनको फॉर्ज्ड फ़ोटोज़ भेजता है और आखिर में मुख्तलिफ चेन के लोग इन्वॉल्व होने के बाद वो पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिए जाते हैं
और मज़ेदार बात है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो भी एक दूसरे से आशना नहीं है। सब ने एक दूसरे से ड्यूटीज असाइन की, टास्क असाइन किए कि तुम यहाँ तक काम करोगे, तुम्हें TCS से आया करेगा, तुम्हें फ्लांट अकाउंट से पैसे आ जाएंगे, जो अकाउंट से पैसे भेजने वाला है उसको ये नहीं पता वो किसको पैसे भेज रहा है। सो ऐसी एक चेन थी जिस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो हॉलीवुड मूवी की स्टोरी लग रही है। हम भी उसको हॉलीवुड मूवी की तरह हल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम 2 लेवल से तो पहुंच चुके हैं, इंशाल्लाह उससे आगे भी जाएंगे। और लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि आप जब इस ऑफिस में बैठ के लोगों को सुनते हैं तो हर फर्द के साथ एक नई कहानी होती है और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिसेंट टाइम्स में आप क्या समझते हैं इसमें और डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है FIA को? इदारा जो है चैलेंज के साथ साथ डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों चीज़ें मांगता है और डेफिनेटली FIA में भी डिजिटाइजेशन को देखा जा रहा है, मुख्तलिफ ऐप्स, डिजिटल ऐप्स इमिग्रेशन को देखा जा रहा है। ये ज़रूरत भी है वक्त की और होने की तरफ मूव भी हम कर रहे हैं। और चूँकि अब जो इंटीग्रेशन ऑफ डाटा है वही इन क्रिमिनल्स की जो है अल्टीमेटली जो इनका ग्रेवयार्ड है वो यही है कि जो डाटा इंटीग्रेशन है बेहतर से बेहतर इदारों की, चूँकि हर इदारा कहीं ना कहीं अपनी तर्ज का एक डाटा कलेक्शन कर रहा है। सो इस तरफ हम मूव करने की तरफ जा रहे हैं और आई थिंक दिस वुड बी एंड दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ FIA लाइक एनी अदर एजेंसी कि हम डिजिटाइज हों, हम डाटा इंटीग्रेशन को फोकियत दें, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स डाटा ले रहे हैं वो एक वन विंडो पे इंटीग्रेट हो ताकि आप जब एक क्रिमिनल का ऑपरेट करते हैं तो विद इन नो टाइम लाइक एनी अदर टॉप लीडिंग एजेंसी आप उस बंदे का सारा जो लाइफ उसका साइबर स्पेस में या वो एग्जिस्ट करते हैं वो सारी आपके सामने। लॉन्ग टर्म विजन क्या है FIA को लेके जब तक आप तैनात हैं? वी लिव फॉर द डे। इंटेंट मेरी ये है कि हम अपने इस इदारे की नेक नामी के लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है काम करें। ओपन डोर पॉलिसी हो हमारी, लोग आए हमारे पास, जिस तरह आपने जनरल रेपुटेशन की बात की और जनरल रेपुटेशन बेहतर हो, लोग जाने हमें। अगर हम किसी का काम नहीं कर पाए तो वो हम तक पहुंच सके, उसकी हम दादरसी कर सकें। सो इंटेंट मेरी ये है कि वॉट एवर बेस्ट इज़ इन मी आई शुड रिफ्लेक्ट इट वाइल सर्विंग हियर। इस फोर्स को अपनी फोर्स समझूं, ये फोर्स मुझे अपना हिस्सा समझे। FIA का कोई ऑफिसर ये ना समझे कि ये ऑफिसर हमारे पास चंद महीनों और चंद सालों के लिए आया है और मेरे अंदर ये एम्बेड हो कि ये लोग मेरी फैमिली और मेरे फ्यूचर का हिस्सा हैं। जब मैं यहाँ से चला जाऊँ, पीछे मुड़ के देखूँ तो कम से कम इनमें से लोगों के साथ मैं आंखें मिला के बात कर सकूँ। थैंक यू सो मच अली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डिस्कवर एक्सक्लूसिव की आज के एपिसोड से इतना ही। हफ्सा अली को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।